किरोड़ी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किरोड़ी जी को पूरा खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा है। कोई राहत नहीं। 193 लोग मरे हैं, 1,04,00,000 रुपए उन्होंने मंजूर किए हैं, ऊंट के मुंह में जीरे के समान। आप तो कह रहे हो कि हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है, तो फिर दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये सरकार एक ऐसी सरकार आई है, या तो ये बात करेगी पुरानी भूतकाल की कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस के काम ऐसे थे कि हम अब तक नहीं कर पा रहे, इस प्रकार की बात करेगी, या फिर बात करेगी भविष्य की। 9 बच्चे थे जो असमय ही काल के ग्रास बन गए, उन बच्चों को हम श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, तो वो तो हमारे बच्चे हैं ना। मेरे को लगता नहीं कोई हाल भी पूछ रहा होगा क्या स्थिति है उन परिवारों की, उन परिवारों के जिनके नौनिहाल चले गए, जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख के गए थे और वहीं से सीधा जन्नत चले गए। तो ये जो स्थिति है, तो ये दर्शाती है कि सरकार संवेदनशील नहीं। तब भी ये सरकार जवाब नहीं दे पाएगी, लेकिन चूंकि अभी 3 ही दिन विधानसभा चली है, तो हमने 3 बड़े इश्यूज थे वो हमने लिए हैं। पहले दिन हमने वोट चोरी कर लिया, क्योंकि एसआईआर ये राजस्थान के अंदर भी शुरू कर रहे हैं। तो जो वोट का अधिकार है, हर व्यक्ति को 1 वोट देने का अधिकार है, तो न वो उससे छीना जाए और न ये किया जाए कि एक आदमी 5-5 वोट 10-10 वोट डाले। मेरे को तो ऐसा लगता है कि बाबा भी कहीं ना कहीं अभी काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको मौका नहीं दे रही। इन लोगों ने घोषणा की थी कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे, तो ये भंग करें, हमारा तो पूरा सहयोग है इनके साथ, जबकि हम तो सदन चलाना चाहते हैं। उनके मंत्री तो हमें मारने को भाग रहे हैं। वो लोग सत्ता पक्ष के मंत्री हंगामा कर रहे हैं, मंत्री जवाब नहीं दे पाते, तो उससे बचने के लिए हम उल्टा आरोप लगाते हैं। नहीं, हमने तो कोई ऐसा हंगामा किया नहीं। हंगामा किया है तो इश्यूज पे किया है। आज यूरिया के साथ एक्स्ट्रा कोई एक कट्टा और पकड़ा रहे हैं। यूरिया नहीं मिल रहा है, नकली मिल रहा है, लाइनों में मिल रहा है, लटका के मिल रहा है, जनता सब जानती है। राजस्थान की विधानसभा का सत्र चल रहा है और तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जी नमस्कार। राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा है, क्या लगता है आपको? जनता के मुद्दों पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसा लगता नहीं राजस्थान में कि सरकार चल रही है और सरकार जनता की सुध ले रही है। अगर हम वर्तमान हालात की बात करें, तो आज पूरे राजस्थान के अंदर जो स्थिति है, अतिवृष्टि से किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। खेतों में, घरों में पानी भरा हुआ है, लोगों के मकान गिर गए। 193 लोगों की मौत हो चुकी थी कल तक। आज के आंकड़े तब अलग आएंगे। मवेशी चले गए, बर्तन, कपड़े, बहुत नुकसान हुआ है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, जाम लग रहे हैं, नदी नाले उफान पे हैं, कोई चेतावनी वहाँ पे नहीं है, कोई सुरक्षा गार्ड वहाँ पे नहीं है। तो अगर सिर्फ एक इसी मुद्दे पे बात करें, तो आपको कहीं ऐसा नज़र नहीं आएगा कि सरकार जो है इस पे जागरूक है। कल हमने जब इशू उठाया है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को और मंत्रियों को निर्देश दिए अपने क्षेत्र के अंदर जाकर इलाके का दौरा करने का। तो वो क्या जाके रिपोर्ट करेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास पूरा तंत्र है, पूरी सरकार उनकी है, ऊपर से नीचे तक कर्मचारी लगे हुए हैं। अगर वो चाहें तो क्या राजस्थान के अंदर हो रहा है उनको पता नहीं, और कोई राहत नहीं। 193 लोग मरे हैं, 1,04,00,000 रुपए उन्होंने मंजूर किए हैं, ऊंट के मुंह में जीरे के समान। बाकी किसान की रोड की तो बात ही छोड़ दो, उनको तो ये क्या देंगे। बात कर रहे हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के नॉर्म्स की, उस नॉर्म्स के मुताबिक तो बहुत कम पैसा मिलता है। तो डबल इंजन की सरकार है, आप विशेष पैकेज जारी करें, मोदी जी से दिलवाएं, राजस्थान सरकार से दें। आप तो कह रहे हो कि हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है, तो फिर दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये सरकार एक ऐसी सरकार आई है, या तो ये बात करेगी पुरानी भूतकाल की कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस के काम ऐसे थे कि हम अब तक नहीं कर पा रहे, इस प्रकार की बात करेगी, या फिर बात करेगी भविष्य की। पहले कह रहे थे कि 2028 के अंदर हम 350 बिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, फिर कहने लग गए कि हम 2030 के अंदर जो है 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अब कहने लग गए कि हम जो है 2047 के अंदर 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। तो ये आंकड़े कहाँ से ला रहे हैं?
कौन से स्रोत हैं इनके, कौन सी संस्था है, भारत सरकार की संस्था है, राजस्थान सरकार की संस्था है, कोई सर्वे हुए हैं, कोई मैप बताएंगे या कोई ग्राफ बताएंगे कि किस अगले साल इतनी होगी, फिर उससे अगले साल इतनी होगी, फिर उससे अगले साल इतनी होगी, कितने % की ग्रोथ रहेगी तो राजस्थान यहाँ तक पहुँचेगा, तो पता चले। तो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए आंकड़ों का खेल रचते हैं। हालत ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर नए युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नए कानून व्यवस्था इनकी चल रही है। स्कूल की बिल्डिंगों का यह हाल है कि बादल होते ही कलेक्टर लेटर निकाल देते हैं कि बच्चों की छुट्टी होगी। आपने भी ये मुद्दा उठाया झालावाड़ हादसे का, स्कूलों की आप बात कर रहे हैं और आपने श्रद्धांजलि बच्चों को दी। क्या लगता है कि जो झालावाड़ का हादसा एक बड़ा हादसा था, मार्मिक हादसा था, उस हादसे को लेकर आप लगातार आपने प्रोटेस्ट भी किया? देखिए, हमने जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में जो अतिवृष्टि से हादसे में मौतें हुई उनको हमने श्रद्धांजलि दी। तीनों ही जगह से ज्यादा मौतें राजस्थान में हुई हैं, 193 लोगों की, और साथ ही उनमें 9 बच्चे थे जो असमय ही काल के ग्रास बन गए। उन बच्चों को हम श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं तो वो तो हमारे बच्चे हैं ना। उसके ऊपर तो इतना सरकार को सख्त होना चाहिए, दुख होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए कि सबसे पहले उन बच्चों को हम श्रद्धांजलि देते। उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। हमने विधानसभा के बाहर जो है बच्चों को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के काफ़ी नेता, मंत्री, आम पब्लिक, विधानसभा के कर्मचारियों ने बच्चों को श्रद्धांजलि दी। हम श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ दे नहीं रहे। ने उन बच्चों को कोई विशेष पैकेज दिया। घायलों का अब कोई, मेरे को लगता नहीं कोई हाल भी पूछ रहा होगा क्या स्थिति है उन परिवारों की। उन परिवारों के जिनके नौनिहाल चले गए, जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख के गए थे और वहीं से सीधा जन्नत चले गए। तो ये जो स्थिति है तो ये दर्शाती है कि सरकार संवेदनशील नहीं है। आपने तीनों दिन अलग अलग मुद्दे उठाए, 3 दिन जैसे विधानसभा चली, अलग अलग मुद्दे उठाए आपने। देखिए, अलग अलग मुद्दे का मतलब यही है कि मुद्दे तो इतने हैं कि हम सुबह से शाम तक उठाते रहें तब भी ये सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। लेकिन चूंकि अभी 3 ही दिन विधानसभा चली है तो हमने 3 बड़े इश्यूज थे वो हमने लिए हैं। पहले दिन हमने वोट चोरी कर लिया, क्योंकि SIR ये राजस्थान के अंदर भी शुरू कर रहे हैं। तो जो वोट का अधिकार है, हर व्यक्ति को 1 वोट देने का अधिकार है, तो न वो उससे छीना जाए और न ये किया जाए कि एक आदमी 5-5 वोट, 10-10 वोट डाले। उसको लेकर हमने पहले दिन प्रदर्शन किया। दूसरे दिन बच्चों को लेके, एजुकेशन को लेके, स्कूलों की स्थिति को लेके, कालीबाई भील जो बच्ची है उसका पाठ्यक्रम में से नाम हटा दिया गया, वीर बालिका का। एजुकेशन का जो बजट है वो कम कर दिया गया। स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप के तहत हम विदेशों के अंदर बच्चों को पढ़ने भेजते थे, उनकी संख्या इन लोगों ने 150 कर दी है। उसमें भी कई राइडर लगा दिए हैं। तो जो प्रिंसिपल के प्रमोशन हुए हैं, एक एक स्कूल में 2-2 प्रिंसिपल अभी हैं। नए टीचर्स की और वैकेंसी निकाल रहे हैं, नए भर्ती हो पा रही हैं। इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं उनको एक प्रकार से कमज़ोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो एजुकेशन से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो हमने उठाए थे। कल हमने जो है अतिवृष्टि से प्रभावित, चाहे किसान हो चाहे आम पब्लिक हो, उनको लेके उठाए थे। तो इस प्रकार से आने वाले दिनों में भी हम जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे और सरकार के संज्ञान में लेके आएंगे कि सरकार इस पे कार्रवाई करे। आपके एक डॉक्टर करुणलाल मीणा जो कृषि मंत्री, उनसे एक चर्चा विधानसभा में वो बड़ा चर्चा हो रही थी, आपने जो सवाल खड़े किए थे उस पर। देखिए, किरोड़ी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किरोड़ी जी को पूरा खुल के काम नहीं करने दिया जा रहा है। किरोड़ी जी ने पहले ही कहा था कि 80 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। उन बातों को 15-20 दिन हो चुके हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और आपदा राहत जो विभाग है उसके वो मुखिया हैं, तो उनको विशेष बजट की आवश्यकता है। तो जो बजट जो सरकार अलॉट करेगी उसके आधार पर ही वो काम कर पाएंगे। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि बाबा भी कहीं ना कहीं अभी काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको मौका नहीं दे रही। एक और मुद्दा जो SI भर्ती को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, कोर्ट ने रद्द कर दिया और जो BJP है वहाँ पर आरोप लगाती है कि इनकी सरकार में ही हुआ। देखिए, सरकारें हमारी रही हो
कहीं कमियां रही होंगी जिसकी वजह से दिक्कतें आई। लेकिन पेपर चोरी का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक सरकार का नहीं है। हमसे पहले बीजेपी की सरकार थी, उसमें हमसे भी ज़्यादा पेपर लीक हुए थे। हरियाणा में भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, भारत सरकार के हो रहे हैं, रेलवे के हो रहे हैं, कोर्ट के हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक इस प्रकार का रैकेट है, माफिया काम कर रहा है जो पूरे देश के अंदर जिसने अपनी जड़ें जमा रखी हैं। इस पे सख्त कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया क्योंकि देशव्यापी समस्या थी, और राजस्थान सरकार ने भी। केंद्र सरकार ने कानून बनाया 1 साल से 10 साल की सजा, हमने कानून बनाया उम्र कैद तक की सजा। केंद्र सरकार ने 1 लाख से 10 लाख का जुर्माना, हमने 1 करोड़ से 10 करोड़ का जुर्माना, और सरकारी कर्मचारी शामिल होता है तो उसको सेवा से बर्खास्त। जो बीजेपी है वहाँ पर आरोप लगाती है कि इनकी सरकार में ये हुआ। देखिए, सरकारें हमारी रही हो, कहीं कमियां रही होंगी जिसकी वजह से दिक्कतें आई। लेकिन पेपर चोरी का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक सरकार का नहीं है। हमसे पहले बीजेपी की सरकार थी, उसमें हमसे भी ज़्यादा पेपर लीक हुए थे। हरियाणा में भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, भारत सरकार के हो रहे हैं, रेलवे के हो रहे हैं, कोर्ट के हो रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक इस प्रकार का रैकेट है, माफिया काम कर रहा है जो पूरे देश के अंदर जिसने अपनी जड़ें जमा रखी हैं। इस पे सख्त कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया क्योंकि देशव्यापी समस्या थी, और राजस्थान सरकार ने भी। केंद्र सरकार ने कानून बनाया 1 साल से 10 साल की सजा, हमने कानून बनाया उम्र कैद तक की सजा। केंद्र सरकार ने 1 लाख से 10 लाख का जुर्माना, हमने 1 करोड़ से 10 करोड़ का जुर्माना, और सरकारी कर्मचारी शामिल होता है तो उसको सेवा से बर्खास्त। तो केंद्र से लगभग 10 गुना से भी अधिक मजबूत कानून हमने बनाए हैं। उसके बाद काफ़ी इसमें कंट्रोल भी हुआ है। पेपर लीक का राजस्थान से मजबूत कानून कहीं नहीं है। लेकिन जिस प्रकार सब सारा चल रहा है, सरकार कह रही है मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगर कब पकड़ेंगे? तुमको पकड़ना चाहिए। कोई भी दोषी है इस पूरे प्रकरण में, वो बचना नहीं चाहिए, यही कहना चाहूँगा। जिस तरह से आरपीएससी पर सवाल खड़े होते हैं, सदस्यों पर खड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या लगता है आपको कि इन आमूलचूल परिवर्तन, कुछ परिवर्तन आरपीएससी में या अन्य जो संस्थाएं में होना चाहिए? क्योंकि कई भर्तियों को लगातार इस तरह की लिप्तता सामने आती है। करें ना, इन लोगों ने घोषणा की थी कि हम आरपीएससी को भंग करेंगे, तो ये भंग करें, हमारा तो पूरा सहयोग है इनके साथ। करें सख्त कानून कार्रवाई, जो भी करना चाहते हैं करें। एसआई भर्ती को लेकर क्रेडिट की लड़ाई सामने आई थी, डॉक्टर करोड़लाल मीणा, हनुमान मीणा के एक विवाद सामने आ गया था। ये तो जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। कोचिंग संस्थाओं के लिए एक बिल लाया सरकार ने अभी, उस पर आपका क्या? देखिए, शुद्ध रूप से कोचिंग संस्थानों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल लाया गया है। भारत सरकार की गाइडलाइन है कि 16 साल अथवा 10वीं तक के बच्चों को कोचिंग नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद मोदी सरकार की, ये हमारी भजनलाल जी की जो सरकार है वो नहीं मान रही है। उनके विपक्ष में निर्णय किया गया है। देश के अंदर आरटीई कानून है, राइट टू एजुकेशन, जो 16 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कहता है। तो फिर जो कोचिंग में पढ़ेंगे तो उनको निःशुल्क कोचिंग कौन देगा? दूसरी बात, जब बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, क्योंकि 16 साल तक का बच्चा तो 10वीं में पढ़ेगा, तो वो कोचिंग कैसे कर सकता है? इसका मतलब उसका फर्जी नाम ये लोग स्कूलों के अंदर लिखवाएंगे और उसको कोचिंग देंगे। तो ये बड़ा विवाद का विषय है। सरकार सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, उसके निर्देशन में इनको कानून बनाना था। वो कानून जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो अभिभावकों की जेबें कट रही है उनके लिए नहीं, बल्कि कोचिंगों को मजबूत करने के लिए ये कानून इनने बनाया है। संख्या के अंदर छूट दे दी, पेनल्टी के अंदर छूट दे दी। पहले जिसकी पेनल्टी 2 लाख थी उसकी 50,000 कर दी, पहले जिसकी पेनल्टी 5 लाख थी उसकी 2 लाख कर दी। तो ये तो खुद ही आप कह दो ना कि हम कोचिंगों को मजबूत करना चाहते हैं, तो करो। धर्मांतरण का बिल भी लेकर आए, और उनके डॉक्टर करोड़लाल कैबिनेट मंत्री, उन्होंने एक बात कही कि आदिवासी इलाकों में ज़्यादा धर्मांतरण होता है, उनको SC/ST आरक्षण से वंचित कर देना चाहिए, तो धर्मांतरण कर रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण कानून आज भी देश के अंदर मौजूद है।
अभी धर्मांतरण कानून का बिल रखा है, शायद 10 तारीख को या 9 तारीख को है, तो उस दिन बात करेंगे पूरा एक बार देख के इस पे कि सरकार क्या प्रावधान कर रही है, तो उसके बाद ही मैं इस पे कुछ कह। प्रभुलाल मीणा ने मीडिया के सामने, डॉक्टर साहब तो कुछ भी कह सकते हैं, उनके खुद के विचार हैं, अगर उनके विचार हैं तो वो सरकार से कानून बनवाए। बीजेपी कह रही है कि सदन नहीं चलने दे रहे हैं, लगातार हंगामा कर रहे हैं, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। बीजेपी को तो यही कहना है, जबकि हम तो सदन चलाना चाहते हैं, उनके मंत्री तो हमें मारने को भाग रहे हैं। वो लोग सत्ता पक्ष के मंत्री हंगामा कर रहे हैं, जो मर्जी जो विधानसभा में बोल रहे हैं, उनकी तो जिम्मेदारी है। हमारा तो चलो जनता ने हमें मौका ही विपक्ष का दिया है, तो विपक्ष तो सरकार के कान खोलने का काम करेगा ना। हमारी सुने ही नहीं, हमारी बात ही नहीं सुने, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये सोचे कि भाई हम कोई विधानसभा में इनके नारे लगाने जाएंगे। हमें तो जनता ने जो दायित्व दिया है कि सरकार जिन मुद्दों पे फेल हो रही है, जो काम नहीं कर पा रही है, वो हम वहाँ पे उजागर करें, तो हम उजागर कर रहे हैं। मंत्री जवाब नहीं दे पाते तो उससे बचने के लिए हम उल्टा आरोप लगाते हैं। नहीं, हमने तो कोई ऐसा हंगामा किया नहीं। हंगामा किया है तो इश्यूज पे किया है। आज हम हंगामा नहीं करते तो ये मंत्रियों को और विधायकों को थोड़ी भेजते। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि हो रही है, अब भी आप देखोगे बरसात हो रही है, तो जो गरीब व्यक्ति है या जो किसान है या जिसको जरूरत है, वो तो बेचारा परेशान है। उस तक तो आज भी इमदाद नहीं पहुंची। उसको बिजली उसको नहीं आ रही, पानी उसके घर में भरा हुआ है, मकान उसका गिर गया, पशु उसका मर गया, घर का मुखिया उसका मर गया, तो कोई संभालेगा कौन? एक अशोक चांदना के साथ विवाद हुआ विधानसभा अध्यक्ष के साथ। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ डोटासरा जी भी थे कि उनके खिलाफ कानून लिया। देखिए, वो हम अभी चर्चा करेंगे पार्टी के अंदर, उसको लेके हम चर्चा करेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या हुआ। तो अशोक चांदना कोई ऐसा विवाद नहीं है। अशोक चांदना जी किसान की बात कर रहे हैं कि आज किसान की जो हालत प्रदेश के अंदर बनी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं किसान के आंसू पोंछने की जरूरत है। तो अशोक चांदना जी यही कह रहे थे कि जब सरकार कह रही है कि बारिश विशेष हुई है तो पैकेज भी विशेष दो, इतनी सी बात थी। जैसलमेर में एक विवाद हुआ था, उस विवाद को लेकर आप क्या कहेंगे? काफी एक हत्या हो गई थी खेत सिंह की। देखिए, हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार का फेल्यूर मानता हूं कि चारों तरफ जो है कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। हत्या, बलात्कार, सैंड स्नैचिंग, ड्रग्स, ये सारी चीजें सब फैल रही हैं। सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया। पुलिस के लोगों को कुचल के मार दिया जाता है, तो सरकार कर क्या रही है? बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे थे, तो उस पर एक विवाद नहीं, तो यही तो, ये बीजेपी के नेता तो अपनी सरकार पे सवाल उठाएं कि इनके बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, फिर भी मर्डर हो रहे हैं, चोरी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, तो इसके पीछे जवाब तो इनकी सरकार को देना चाहिए ना। इनके गृह मंत्री से पूछें, गृह राज्य मंत्री से पूछें, मुख्यमंत्री से पूछें। आने वाले अब विधानसभा सत्र में नए और मुद्दे लेकर आएंगे जिस तरह से आप लेके? हाँ, रेगुलर जो है प्रदेश की समस्या जो है, जिनसे आम जनता परेशान है, उन सभी इश्यूज को हम उठाएंगे। सदन चलना चाहिए जनता के मुद्दों। हम चाहते हैं सदन चले, सदन चले, अच्छे से चले। देखिए, सत्ता पक्ष ये सोचता है कि हम उनके जयकारे लगाएं, वो तो लगा नहीं सकते। हमारे जो ऑथेंटिक सवाल हैं, जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जो क्वेश्चन हमने लगाए हैं, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। मान लो अब ये देखिए, मैं इंटरव्यू के बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। क्वेश्चन लगा हुआ है पूसाराम गोदारा जी का। वो कृषि मंत्री से पूछ रहे हैं कि प्रदेश में किसानों को डीएपी यूरिया खाद उपलब्ध करवाने के लिए क्या मापदंड निर्धारित है, विवरण सदन की मेज पे रखें। अब हम ये पूछेंगे और ये नहीं बताएं तो फिर इसका कैसे काम चलेगा? इनको बताना चाहिए ना, यूरिया के क्या मापदंड है, कितना दे रहे हैं। आज यूरिया के साथ एक्स्ट्रा कोई एक कट्टा और पकड़ा रहे हैं। यूरिया नहीं मिल रहा है, नकली मिल रहा है, लाइनों मिल रहा है, लटका के मिल रहा है। कमाल हो गया। कृषि मंत्री ने लगातार छापे मारे। कृषि मंत्री ने छापे मारे, यही नहीं, देश के कृषि राज्य मंत्री के इलाके में छापे मारे हैं। जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है, उनके यहाँ पे नकली खाद बन रही है, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। जब ये हम पूछेंगे तो बीजेपी वालों को दिक्कत होगी, फिर कहेंगे विपक्ष जो है सदन नहीं चलाने देता। तो इसका जवाब तो यही देंगे ना, हमारे पास थोड़ी जवाब। जीएसटी को लेकर अभी उन्होंने जो कहा, प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आपका क्या मानना है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना
और एक कहावत और है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जो लूट इन लोगों ने जीएसटी पे की है, जो 2017 से अब तक ये जनता से जो लूट करते रहे हैं, राहुल गांधी जी ने तो उसी समय कह दी थी कि 2 स्लैब होने चाहिए, ये आज कर रहे हैं। मतलब जो पैसा तब से लेकर आज तक ये लूटते रहे, उसका जवाब इनके पास नहीं है। दूसरा, ये भ्रमित कर रहे हैं कि बच्चों की कॉपी जो है सस्ती हो जाएगी। कॉपी पे तो जीएसटी नहीं है, लेकिन जो पेपर खरीदेंगे उस पे जीएसटी है। तो पेपर आएगा तो वो पेपर कॉपी में लगेगा तो ऑलरेडी उस पे जीएसटी लगी बनने से पहले ही। तो ये तो इनकी हालात है। मैं देख रहा था कि मोदी जी कह रहे थे कि इन्होंने तो टॉफी पे भी लगा दिया। मैं तो कहता हूं आपने कफन पे भी टैक्स लगा दिया था, और हिंदू धर्म की बात करने वालों ने धूप बत्ती अगरबत्ती पे भी टैक्स लगा दिया था। ये लोग हैं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। इस देश की जनता को इन्होंने लूटने का काम किया है। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस पे जो भारी टैक्स इन लोगों ने लगा रखा है उसको भी कम करना चाहिए। पेट्रोल को जीएसटी लाना चाहिए, टैक्स कम करना चाहिए। यहां तो हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल की बात करते थे, अब कहां चले गए भाई? अब भी तो डबल इंजन की सरकार है। कांग्रेस राज था जब कह रहे थे कि हम तो ये इसको जीएसटी में लाएंगे और जो है हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल करेंगे, अब नहीं कर रहे हैं। पूछना आप मेरी तरफ से मौका मिले तो ये थे हमारे साथ टीकाराम जूली, प्रतिपक्ष के नेता हैं। तमाम सवालों के जवाब दिए और कांग्रेस बीजेपी सरकार को उन्होंने घेरा और कहा कि विधानसभा में आने वाले वक्त में, जिस तरह से अब 3 दिन विधानसभा चली है, तमाम मुद्दे लेकर आए। आने वाले वक्त में जनता के मुद्दों को लेकर फिर आएंगे और सरकार से सवाल करेंगे। तमाम सवालों के जवाब दिए और कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर और राजस्थान में हुई अतिवृष्टि से किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरा। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ गुजर, कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ।